बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या वो वक्त अब नज़दीक आ चुका है कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का हमास की वजह से तख्ता उलटने जा रहा है? क्या वाकई हम ये सूरत हाल देखने वाले हैं? बिल्कुल। देखिए, कतर ने आज ऐलान किया है कि जो डील फाइनलाइज हुई है, इस डील के तहत हमास ने भी बातचीत की है। असल में इसमें उन्होंने ऐलान किया है कि इजराइल और हमास के दरमियान हमने एक डील फाइनलाइज करवा ली है। कतर पर प्रेशर था इजराइल की जानिब से कि आप इस डील को तो छोड़िए, आप हमास का ऑफिस बंद करें। उन्होंने कहा अगर हमने ऑफिस बंद कर दिया तो कम्युनिकेशन का राब्ता मुनक़ता हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा भारी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सूरत हाल ये है कि कतर ने जो डील फाइनल करवाई है, इसमें इसराइल की इतनी बड़ी शिकस्त है, इतनी बड़ी शिकस्त है कि आप सोच लें कि इसराइल 75 साल पीछे चला गया है। यानी जो उसने 75 साल से भरम बनाया हुआ था वो टूट रहा है। हमास ने ऐलान किया है कि फजर के बाद से ये मामला शुरू हो जाएगा। 7 बजे जुमे को सुबह 7 बजे से जंग बंदी होगी और ये जंग बंदी 4 दिन के लिए रहेगी और इसमें तमाम मिलिट्री एक्शंस जो कि हमास की जानिब से होते हैं, जो फ़लस्तीन के अंदर फ़लस्तीन की रेजिस्टेंस की जानिब से होते हैं या इसराइल की फ़ौज की जानिब से, ये तमाम की तमाम ताकतें एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगी। और फिर उन्होंने कहा है कि किसी तरह की जो एयरक्राफ्ट एक्टिविटी है वो नहीं होगी गज़ा की स्ट्रिप में, ना ही कोई एयरक्राफ्ट की एक्टिविटी होगी 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। यानी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक गजा और नॉर्थ की साइड पर 3 फ़लस्तीनी रिहा किए जाएंगे हर एक इस्राएली कैदी के बदले में। 4 दिन के अंदर 50 इस्राएली कैदी रिहा होंगे, जिनमें औरतें हैं, बच्चे हैं, यानी ख़वातीन हैं जो कि 19 साल की एज के अंदर है। ये सबसे ज़्यादा अहम तरीन पॉइंट है कि उन्होंने काम ये किया है। देखिए, इसराइल को ये जो रिहा होने वाले लोग हैं, ये असल में क्यों नहीं चाहिए आगे चलकर आपको बताते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 208 ट्रक, यानी जो इमदाद के ट्रक्स हैं, मेडिकल सप्लाई हैं, वो आएंगी और उनको नहीं रोका जाएगा। और 4 जो ट्रक हैं फ्यूल के आएंगे, कुकिंग के आएंगे, गैस के आएंगे और ये तमाम एरियाज के अंदर जाएंगे और उसको इसराइल किसी सूरत नहीं रोकेगा। अब बज़ाहिर आप इस डील को देखें तो सारी की सारी हमास की बातें मान ली गई हैं और इसराइल ने सरेंडर मुकम्मल किया है। अब आप बताइए कि ये जो ख़ास तौर पर लड़कियां हैं और बच्चे हैं जो 19 साल की एज के हैं, इन सब को रिलीज़ किया जाएगा। यानी इसमें जो इसराइल के मोसाद के लोग हैं, जर्नैल हैं, फ़ौज के लोग हैं, उनमें से किसी को रिहा नहीं किया जाएगा। यानी इसराइल के लिए झटका यह है कि इसराइल के तकरीबन 300 के करीब लोग हैं, 300 के करीब इसराइल के लोग हैं और उनमें से 50 रिहा किए जा रहे हैं। और आप ये सोचें कि इसके बदले में उनके तकरीबन 150 के करीब लोग रिहा किए जाएंगे। अब सोचें ज़रा कि ये जो लड़कियां और बच्चे हैं ये रिहा किए जाएंगे, इनका इसराइल को कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये सूरत हाल है कि पीछे प्रेशर बहुत ज़्यादा उन पर पड़ रहा है। सुबह 7 बजे से डील फाइनलाइज होना शुरू होगी। प्रेशर तो उन पर बहुत ज़्यादा पड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इशू भी तो ये खड़ा हुआ है ना कि इसराइल के लिए अब तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि इसराइल को इस बात का अंदाज़ा हो चला है कि बाद में अगर ये कैदी आएंगे तो इन कैदियों के बाद, आप मिसाल के तौर पर अगर 50-50 की बात की जाए तो 50-50 में अगर इनको 1 महीना लग सकता, अगर इसी तरह बात की जाए तो अगर 50 कैदी आएंगे तो बाकी जो लोग रहेंगे वो भी कहेंगे हमारे भी कैदी लेकर आओ, हमारे भी कैदी रिहा करवाओ। तो जब वो कहेंगे तो फिर इसका मतलब है बाकी 50 इन्होंने हर हफ्ते 50 करने हैं और 4-4 दिन के हिसाब से। तो आप अगर देखें तो तकरीबन 25 दिन के करीब, 20-25 दिन के करीब जंग बंद रहेगी। तो जंग बंदी का मतलब ये है कि हमास को मौका मिल जाएगा रीऑर्गेनाइज करने का। हमास को मौका मिलेगा कि वो अपनी ताकत, अपनी एनर्जी को दोबारा लेकर आए सामने। मीडिया को मौका मिलेगा कि आकर वो जो खंडर बन चुका है गजा उसको दिखाएं, दुनिया को बताएं कि यहाँ पर क्या तबाही हो रही थी, यहाँ पर क्या सूरत हाल पैदा हुई है। फिर उसके बाद दुनिया को तो ये मामला जो भी पता चलेगा, उसके बाद वहाँ पर इमदाद, चीज़ें, सब कुछ आएगा। इसमें सबसे बड़ी जो शिकस्त होगी वो इसराइल की होगी
और इसराइल की एस्टैब्लिशमेंट अब ये सोचेगी कि नेतन्याहू को कुर्सी से उतारना है, क्योंकि अमेरिका ने कहा था नेतन्याहू को जंग नहीं करनी। इंटेलिजेंस एजेंसियों, फौज के सरबराह और इन सब के दरमियान लड़ाई हुई और इसराइल इस सारी सूरत हाल में 48 दिन की जंग में कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर पाया। जब वहाँ पर एड जाएगी, इमदाद जाएगी, तो पता ये चलेगा कि वहाँ पर नुकसान कितना है, लोगों को कितना है, और फिर लोगों को ये बात समझ आएगी कि इतनी बड़ी ताकत को पैरों में गिराने वाली ताकत, इजराइल की ताकत इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इसराइल की पावर इतनी ज़्यादा ख़त्म हुई है, इतनी ज़्यादा ख़त्म हुई है कि जिसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त इसराइल के ख़िलाफ़ हमास ने जो ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी हम बात बता दें, उन्होंने कहा कि 335, ये अब तक का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक फिगर आए। उन्होंने कहा कि 335 के करीब हमने इसराइल की मिलिट्री गाड़ियाँ, उनकी जो टैंक समेत और ये तमाम चीज़ें तबाह कर दी हैं। उन्होंने कहा कि 33 गाड़ियाँ थी जो कि सिर्फ 72 घंटों में तबाह हुई हैं, और पिछले 3 दिनों में हमने इतने ऑपरेशन किए, इतने ज़्यादा ऑपरेशन किए, जिसमें इसराइल के फौजियों की अक्सरियत जो है उस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हमने इनके इन्फेंट्री ग्रुप जो बेत हनन में है उस पर जाकर तबाही बारूदी मवाद रखे, उनको तबाह किया। उन्होंने कहा कि एक हमारे सिर्फ एक फौजी ने, यानी जो हमारा जंगजू है, उसने 8 के करीब जो इसराइल के फौजी हैं उनको मारा है। यानी एक बंदे ने हमारे 8 के करीब इनके लोग मारे हैं। और फिर साथ उन्होंने कहा है कि इसराइल की जो फौज के बहुत सारे लोग हैं वो टनल्स में आए, हमने उनको तबाह किया है, और उसके साथ साथ उनके बहुत सारे जो फौजी हैं वो हमारे हाथ लगे हैं। अब आप ये देखिए कि बहुत सारे फौजियों को मारा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने तबाह की, और सबसे बढ़कर उन्होंने कहा कि हमने इस लड़ाई को, ये जो दुनिया को बता रहे थे कि हम गज़ा के हार्ट में पहुंच गए हैं, हम गज़ा के अंडर चले गए हैं, बिल्कुल इन साइड जाकर हमारी लड़ाई हुई है। उन्होंने कहा जी हमने बॉम्ब मारा है, मशीन गन से हमला किया है, उसके बाद इनकी मिलिट्री व्हीकल पर, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हमने एक एक दिन में कई इनके फौजी मारे, और इनको इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है जिसकी इंतहा नहीं। अब हम इस सारी सूरत हाल में बता देना चाहते हैं कि हम इस वक्त बहुत बेहतर पोजीशन में है कि इन पर हमले किए जाएं। अब आप सोचिए ज़रा कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर अगर इसराइल की तबाही हुई है, उनके फौजी मारे गए हैं, तो उसके साथ साथ ये जंग बंदी हमास के साथ हुई है, ये लेबनान के साथ नहीं हुई, या जो अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमले हो रहे हैं या होने वाले हैं वो इस डील में शामिल नहीं है। तो आप बताइए कि अगर मामला यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अगर लड़ाई का लेवल ये आ चुका है, तो इसका ये मतलब है कि इसराइल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसराइल को अगर नुकसान उठाना पड़ेगा, जो अगले मरहले में उनको अब नुकसान उठाना है, इसके बाद बारी आएगी नेतन्याहू की। देखिए इस जंग में 4 दिन है, जो बाकी कैदी हैं वो कहेंगे कि जी उनके घर वाले हमें भी रिहा करवा कर दें, ये करें। अगर 20 दिन 25 दिन इसी तरह जंग बंदी रहती है तो नेतन्याहू की तो कुर्सी टूट जाएगी, उसको तो घर जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर अवाम प्रेशराइज करेगी कि अगर सुकून हो गया है, लड़ाई ख़त्म हो गई है, जो कि पूरी दुनिया के मफाद में है, तो इस लड़ाई को ख़त्म करें। क्योंकि इसराइल अब ये समझ रहा है कि अगर यहाँ से मैं किसी भी तरह से जंग नहीं जीत पाया और यहाँ पर मामला ठप पड़ जाता है, तो क्या होगा, फिर दोबारा कभी मेरे हाथ में चीज़ें नहीं आएंगी। नंबर 1, इसको पूरी तरह बैक करेगा, सबसे ज़्यादा इसको जो बैकिंग मिलेगी वो रशिया से मिलेगी। रशिया इनको इतना मजबूत कर देगा, हमास को इतना मजबूत कर देगा कि अगली दफ़ा उनके पास ऐसे डिफेंस सिस्टम होंगे जो पूरी तरह हिलाकर रख देंगे इसराइल को, अगर वो यहाँ से पीछे हट गए। नंबर 2, पूरी दुनिया में इसराइल की ताकत ख़त्म, उनके हथियार, मिसाइल, जासूसी के हालात, सारा उसका भरम ख़त्म। फिर उसके बाद सबसे बड़ी सूरत हाल ये होगी कि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक जो बज़ाहिर तो आपको नज़र आ रहे हैं कि बिल्कुल सिर्फ मज़म्मतें करें, मदद नहीं करें, उनकी कोशिश होगी कि अगर इसराइल के खिलाफ लड़ाई करनी है तो इस ग्रुप को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये लड़ाई करेगा, ये मारेगा उनको। और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि चाइना और रशिया ऐलान करेंगे हम मदद करेंगे, गज़ा की कंस्ट्रक्शन करेंगे, हमारी कंपनीज वहाँ पर आएंगी। जब वो वहाँ पर आएंगी तो इसराइल का जो प्लान है कि पूरे के पूरे गज़ा को हड़पना, वो प्लान मुकम्मल तौर पर नाकाम होगा। यानी आप ये देखें कि कुल मिलाकर इस सारी जंग के अंदर अगर 15-20 दिन की जंग बंदी और ये तमाम चीज़ें होती हैं तो इसराइल का इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान है। ये जंग बंदी अगर हो रही है
तो वो हमास की मर्जी से नहीं हो रही, वो इसराइल की मर्जी से, क्योंकि अब तक तो इसराइल तैयार नहीं था तो जंगबंदी नहीं हुई थी। तो जब वो तैयार हुआ तो जंगबंदी तो उसकी वजह से हो रही है। ये बात एड और ये तमाम चीज़ें देखिए, अभी तो सूरत हाल ये है कि लोग ये कहेंगे कि ठीक है 4 दिन तक कोई मिसाइल नहीं लगा, कोई चीज़ें नहीं लगी, तो फिर आप इस जंगबंदी को ख़त्म ही करें ना। इसराइल के अंदर भी ये डिमांड होना शुरू होगी। जब इसराइल में ये डिमांड होना शुरू होगी तो इनके लिए फिर मसाइल और ज़्यादा बढ़ेंगे। यानी इस वक्त इसराइल बैकफुट पर मुकम्मल तौर पर चला गया है। उसको ये बात समझ आ गई है कि जिस तरह हम चाह रहे थे कि जंग जीते, फिलहाल तो दूर दूर तक हम ये जंग जीते हुए इस तरह नजर नहीं आ रहे। देखिए यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा, अभी सबसे बड़ी बात है कि जब ये जंग रुक जाती है तो सबसे ज्यादा मसला क्या पैदा होता है? सबसे ज्यादा मसला और इशू ये पैदा होता है कि इस जंग के बाद नेतन्याहू के खिलाफ वॉर क्राइम्स खुल जाएंगे, केसेस जो उसने किए हैं, जो यूनाइटेड नेशन, और इसमें याद रखिएगा रशिया और चाइना इसको खुलकर बैक करेंगे, क्योंकि अगर आज उन्होंने यहाँ पर बैक नहीं किया तो फिर मामला क्या होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल के पास एग्जिट प्लान क्या है। बज़ाहिर अगर आप देखते हैं और हम देखते हैं तो इसराइल के पास कोई एग्जिट प्लान नहीं है। यानी यहाँ से वो क्या करेंगे? अगर लेट से वो यहाँ पर पूरी जंग बंदी होती है तो ये तो फ़लस्तीन और हमास की बहुत बड़ी विक्ट्री है। यानी आपने इसराइल को, एक न्यूक्लियर ताकत को आपने हरा दिया है, और आपने इतनी बुरी तरह हरा दी कि जंग बंदी पर चले गए। लेकिन इसकी एक और भी सूरत हाल है कि अगर इनके प्लान से यहाँ पर रुकने तो नहीं वाले, ये तो इतनी आसानी से नहीं रुकेंगे। अगर ये जंग बंदी इन्होंने रोक दी है तो इसका ये मतलब है कि अगले मरहले के ऊपर ये तबाही उरूज पर जाने वाली है। यानी ये बहुत बड़ी तादाद में उरूज पर जाने वाली है लड़ाई, और अगर ये दोबारा शुरू होती है तो इसका सारे का सारा इल्जाम इसराइल पर आएगा। मजीद उनके खिलाफ नफरत पैदा होगी और लोग अब डिमांड करेंगे, जब 4 दिन वो सुकून के देख लेंगे, वो कहेंगे कि नहीं, आप अगर इस सूरत हाल में 20 दिन भी देख लें तो वो कहेंगे कि नहीं, इसको रोको, अब इसराइल को रोको, क्योंकि वो हमला कर रहा है। देखिए हमास ने तो जो करना था वो कर लिया। अब अगर जंग बंदी के बाद इसराइल दोबारा हमला करता है, इनके दरमियान कोई डील नहीं होती, तो फिर इसराइल के खिलाफ और नफरत बढ़ेगी। फिर तो आप ये देखें, अभी ये क्यों इन्होंने कहा है हमास ने कि आपकी एरियल एक्टिविटी नहीं होगी, यानी ना तो आपके जासूस ड्रोन्स उड़ेंगे ना आपके लोग उड़ेंगे। जाहिर सी बात है उन्होंने यहाँ से निकल कर सामने आना है और बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने अपना मामला रखना है। तो ये वो चाहेंगे कि जो तबाही हो गई है, असल में इस वक्त इसराइल के अंदर तो डिस्कस ये हो रहा है कि हम 4-5-6 दिन बाद इन गजा के लोगों को निकाल दे, कुछ को अमेरिका, कुछ को ऑस्ट्रेलिया, कुछ को कहाँ, कुछ को कहाँ, सारे लोगों को कहीं ना कहीं हम भेजना शुरू करें। लेकिन वो प्लान अगर इनका नाकाम हो गया है तो बताएं वो कहाँ पर खड़े होंगे, अपनी आवाम को वो क्या बताएंगे, लोगों को वो क्या बताएंगे कि हम क्यों नाकाम हुए। यानी आप ये सोच रहे हैं कि जिस चीज़ को वो हमेशा से छुपाते आ रहे थे कि हम ये बात करेंगे, हम ऐसे मैनेज करेंगे, अब वो सारी की सारी सूरत हाल तो उनके हाथ से निकल रही है। यानी अगर हम देखें तो जो मुसाद के लोग थे, बड़े बड़े या जर्नैल थे, उनको हमास ने अभी तक रिहा नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात है कि उनको रिहा नहीं उन्होंने किया, और उसके बदले हो सकता है वो कहें, ये तो 4 दिन की डील है, जब उनकी बारी आए तो वो कहें कि 10 फलस्तीनियों के बदले में एक बंदा या 50 लोगों के बदले में एक बंदा। माजी में ऐसा हुआ है कि एक बंदे के बदले में सैकड़ों लोग भी निकाले गए हैं। ऐसी भी सूरत हाल हुई है, क्योंकि जब आपके हाथ में कोई जर्नैल, कोई मुसाद का बड़ा एजेंट, कोई बड़े लोग, ये जब आपके हाथ में लग जाते हैं तो फिर आपका लड़ने का मरहला, मामला, चीज़ें वो अगले लेवल पर पहुंच जाती है। अब आप दुनिया को बताते रहे हमने जी ये पकड़ लिया, हमने फौजियों ने ये कर लिया, हमने उनका ये कर लिया, आप ये जंग को हार रहे हैं। ईरान ने कहा, अभी तो आप ये सोचें कि इसमें एक तो बड़ी बात हुई है कि इजराइल का पूरी दुनिया में चेहरा बेनकाब हो गया है। यानी वो जो नकाब उसने पहना हुआ था ना कि वो जी बड़ा ऐसे है जो उसके खिलाफ जुल्म होता है, वो तो असल में खुलकर आ गया है सामने। ये तो एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है और इसको होना ही था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस डैमेज को इसराइल रोकेगा कैसे। ये डैमेज इतना ख़तरनाक है, इतना ख़तरनाक है कि अब तक की सूरत हाल को अगर हम वाज़ा तौर पर देखें तो इसराइल कम अज़ कम 75 साल पीछे चला गया है। यानी इस डील के बाद सुबह 7 बजे के बाद जो होगा सो होगा, दुनिया ये देखेगी, वहाँ पर लोगों को रिहा किया जाएगा। बाकी लोग भी डिमांड करेंगे कि हमारे बड़ों को भी लेकर आए। इसराइल बैकफुट पर चला गया है और अवाम का प्रेशर नेतन्याहू को इस्तीफे पर मजबूर करेगा और नेतन्याहू को कहेगा कि अगर तुम मैनेज नहीं कर सकते तो घर जाओ,
क्योंकि तुमसे लड़ाई के अलावा कुछ होता नहीं और दुनिया इस वक्त ये चाह रही है कि जंग ना चले। अमेरिका भी चाह रहा है कि जंग ना चले। उसकी वजह यह है कि इतने महाजों पर अमेरिका लड़ नहीं सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।